पूरे हरियाणा को कलंकित करने का काम किया है के लिए बाहर होते तो अब तक इस मुद्दे का समाधान हो चुका होता। अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, तो ऐसे लोगों से हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अपने डीएनए चेक करा लियो, अपना खून चेक करा लियो और हमारा डीएनए खून चेक करा लियो। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारी माताएं बहनें, मातृशक्ति, सबसे पहले आप सब ने हाथ जोड़कर और एक चीज के लिए आपसे क्षमा भी मांगना चाहता हूं, वो ये है कि हम यहाँ पे छांव में बैठे हैं और आप यहाँ पे धूप में बैठे हैं। इस चीज के लिए जो आपको परेशानी हो रही है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं और मैं बधाई देना चाहता हूं भाई रवि आजाद को कि भाई ने इस उम्र में इतना बड़ा बीड़ा उठाया है। आपके इलाके का नौजवान है, आपका बेटा है, आपका भाई है। हरियाणा के जिस कृषि मंत्री ने शहीद किसानों का अपमान किया, उस कृषि मंत्री को जवाब देने का जो जज्बा है, जो उस कृषि मंत्री को जवाब देने की हिम्मत है, वो भाई रवि आजाद ने करी है। ऐसा भाई बधाई के पात्र है। एक बार जोरदार ताली बजाते हुए। देखो, शुरुआत में तो हिम्मत वाले नौजवान निकलते हैं और उसके बाद कारवां बढ़ता चला जाता है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, सिर्फ 3-4 बातें कहूंगा। साथियों, हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने विचारहीन, बुद्धिहीन, विवेकहीन, संवेदनहीन बयान देके न सिर्फ इस इलाके को बल्कि पूरे हरियाणा को कलंकित करने का काम किया है और समय आने पे पूरा हरियाणा जेपी दलाल और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हिसाब किताब करेगा। इनका हिसाब किताब करना पड़ेगा। मेरे बुजुर्गों, इन लोगों को भाषा की मर्यादा का नहीं मालूम, इन लोगों को बोलना नहीं आता, इन लोगों को 2000 के नोट और दारू की बोतल में इसे मनसा ने वोट दे दिया, जो शहीद किसानों का भी अपमान कर रहे हैं। और ये बात सिर्फ जेपी दलाल तक सीमित नहीं है। बुजुर्गों, आप एक बात समझो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री संसद के अंदर एक विपक्ष के सांसद के रिटायर होने पे आंसू बहाते हैं। प्रधानमंत्री जी, यदि आपने यही आंसू ईमानदारी से देश के शहीद किसानों के लिए बहाए होते तो अब तक इस मुद्दे का समाधान हो चुका होता और देश के किसानों को सड़कों पे बैठने पे मजबूर नहीं होना पड़ता। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मां के मरने पे शोक की चिट्ठी लिखते हैं, शोक संवेदना के लिए चिट्ठी लिखते हैं, लेकिन इस आग कपाने वाले जाटे में दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हुए हमारे 250 किसान शहीद हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री से लेके भाजपा के किसी छोटे कार्यकर्ता ने अब तक कोई शोक संवेदना जाहिर नहीं की है। मेरे बुजुर्गों, कई बार जब टीवी डिबेट में होते हैं तो वहां पे ये भाजपा के लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। हमने कभी हमने गद्दार कहेंगे, कभी आतंकवादी कहेंगे, कभी खालिस्तानी कहेंगे, कभी विदेशी फंडिंग का आरोप लगाएंगे। टीवी स्टूडियो की कुछ मर्यादा होती है। आज इस भिवानी की क्रांतिकारी धरती से मैं उन भाजपा के बेलगाम और बेशरम प्रवक्ताओं को एक संदेश देना चाहता हूं कि जहां तक बात है देशभक्ति और देशद्रोह की, तो दुनिया की किसी भी लैब में जाके अपने डीएनए चेक करा लियो, अपना खून चेक करा लियो और हमारा डीएनए खून चेक करा लियो, पता लग जाएगा कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही है। हमारे पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई में अपनी शहादत दी है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने
हिंदुस्तान को मजबूत बनाने के लिए अपनी कुर्बानी दी है। और आज के दिन यदि हिंदुस्तान की आन बान और शान पे कोई आंच आई तो हिंदुस्तान का एक एक किसान, एक एक नौजवान, एक एक जवान अपनी शहादत देने को तैयार है। हम पीछे नहीं हटेंगे। और जो लोग सत्ता में बैठे हैं, 1942 में जब अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, बुजुर्गों आपको मालूम होगा, जब उस आंदोलन में पूरा देश उस आंदोलन के साथ था, तो ये बीजेपी वालों के पूर्वज, आरएसएस के संगी लोग उस आंदोलन में साथ देने की बजाय अंग्रेजों की चमचागिरी कर रहे थे, अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। तो ऐसे लोगों से हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमारा तो बच्चा भी जब पैदा होता है तो उसके अंदर देशभक्ति के साथ पैदा होता है। दो छोटी छोटी बातें और बताऊंगा, अपनी बात खत्म करूंगा। बुजुर्गों, देखो, आप जो लोग आए हो, आप अपने गांव के मुखिया हो, आप लोग वो लोग हो जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से चल के आए हो। जो अगली दो बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग और आरएसएस के लोग नई साजिश रचने में लगे हुए हैं। राम मंदिर पर चंदा इकट्ठा करने के बहाने गांव गांव में जाके हमारे खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं, आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए दो तीन बातें ध्यान से सुनना। सरकार कहती है, प्रधानमंत्री कहते हैं, एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। तो प्रधानमंत्री की बात सही है या हमारी बात सही है, इसको जरा समझ लो। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो अब तक एमएसपी पे खरीद होती आई जिन जिन राज्यों में जिन जिन फसलों की, वो खरीद आगे जारी रहेगी, इसको सरकार लिखित में देगी। हमारी ये मांग नहीं है। हमारी मांग है कि जिन 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी सरकार द्वारा तय किया जाता है, उन 23 की 23 फसलों को एमएसपी पर खरीदने की गारंटी का कानून बनना चाहिए। ये हमारी मांग है। और प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर है। जब प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री मोदी होते थे गुजरात के, तो ये कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे और चेयरमैन होने के नाते इन्होंने एक रिपोर्ट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को भेजी थी। उस रिपोर्ट के पॉइंट नंबर B3 में लिखा था मुख्यमंत्री मोदी ने कि किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए। तो मोदी साहब, जो बात आप 2011 में कह रहे थे, 2021 में हम भी तो वही बात कह रहे हैं। अपने वादों से क्यों मुकर रहे हो? जिस तरीके से इन्होंने बात की थी 15 लाख देने की, कुछ नहीं दिया, उल्टा पूरे देश का पैसा बैंकों में जमा करा दिया। इन्होंने बात की थी स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले को लागू करने की, लागू नहीं किया, झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने बात की थी 2 करोड़ रोजगार देने की, पिछले 1 साल में 12 करोड़ रोजगार खा गए। तो इसी तरीके से जो बात ये पहले खुद कहते थे, आज खुद उस बात से मुकर रहे हैं। बुजुर्गों, यदि एमएसपी गारंटी कानून बन जाए, अंतिम बात बता रहा हूं, पिछले 17 सालों की एक रिपोर्ट आई है, आप ध्यान से सुनना। ओईसीडी और आईसीआरईआर संगठन ने रिपोर्ट दी है पिछले 17 सालों की, कि यदि कांग्रेस और बीजेपी ने जिस एमएसपी का वादा देश के किसानों के साथ किया था, यदि वो एमएसपी किसानों को मिला होता तो हिंदुस्तान के किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए ज्यादा मिलने चाहिए थे। और हमारे ऊपर कर्जा कितना है मेरी माताओं बहनें सुने, देश के किसानों पे टोटल कर्जा मात्र 10 लाख करोड़ का है और जो सरकारों पे हमारा बकाया है वो 45 लाख करोड़ है। यदि इन सरकारों ने वादा खिलाफी नहीं की होती, यदि इन सरकारों ने धोखा नहीं दिया होता, तो आज के दिन हमारे ऊपर एक भी पैसे का कर्ज नहीं होता, उल्टा 35 लाख करोड़ रुपया इन सरकारों को हमारा देना पड़ता है। हम किसी के कर्जदार नहीं है, हमने तो पूरे देश का पेट भरने का काम करा है। जब विज्ञान भवन में चर्चा हो रही थी एमएसपी के ऊपर, तो सरकार ने कहा, सभी किसान नेताओं से हमसे कहा कि भाई आप लोगों को जानकारी नहीं है, ये पूरा कृषि का 17 लाख करोड़ का मार्केट है। यदि एमएसपी गारंटी कानून बन गया तो 17 लाख करोड़ कहां से आएंगे? आप लोगों को समझ नहीं है। अधिकारी बोलने लग गए, मंत्री बोलने लग गए। वहां पे आपके सभी किसान नेताओं ने एक आवाज में जवाब दिया
और मंत्रियों ने अधिकारियों की बोलती बंद कर दी। हमने कहा कि भाई 14 लाख करोड़ की तो ट्रेडिंग अभी भी हो रही है, 17 लाख करोड़ का तो पूरा मार्केट है, आप मात्र 3 लाख करोड़ के जो एमएसपी की गारंटियां कानून बन जाएगा। और 3 लाख करोड़ कहां से आएगा वो भी हम आपको बताते हैं। जो आप सिर्फ अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए 90,000 करोड़ के खाद्यान्न तेल बाहर से मंगवाते हैं हर साल, उनको आप बंद कर दो। हर एक लीटर पाम ऑयल पे अडानी को 10 रुपए बचते हैं मेरे भाइयों। सिर्फ उसको फायदा पहुंचाने के लिए, सिर्फ अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए और लाखों किसानों को मारने के लिए 90,000 करोड़ के खाद्यान्न तेल बाहर से मंगवाए जा रहे हैं हर साल। 80,000 करोड़ की दाल बाहर से मंगवाई जा रही है, 10,000 करोड़ का दूध पाउडर बाहर से मंगवाया जा रहा है, 5 लाख टन मक्का बाहर से मंगवाया जा रहा है। हमने कहा कि आप ये बाहर से मंगवाना बंद कर दो, अपने देश के किसानों को यह गारंटी दो कि आप ये फसल पैदा करो, सरकार इन्हें खरीदेगी। तो ये देश का किसान इतना मेहनती, इतना ईमानदार है, हर फसल पैदा कर देगा और आपने बाहर से कुछ भी मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार हाथ ऊपर करके बता दो, जब फसला की गारंटी हो तो सारी फसल बोझेंगे एक नहीं बोझेंगे? बोझेंगे ना। सरकार बस खरीदने की गारंटी दे दे। बात और भी बहुत सारी थी, समय के जो या सरकार बार बार एक बात कह है, कृषि मंत्री जो बात एक बार बार कहते हैं, कृषि मंत्री जो बात कहते हैं कि भाई कानून में काला क्या है ये अब तक किसी ने नहीं बताया। तो हमारे सम्मानित किसान नेता बैठे हैं, रतन मान जी भी बैठे हैं जिनका संघर्षों का बहुत पुराना इतिहास है, भाई रवि आजाद भी बैठे हैं, स्वामी जी भी बैठे हैं, हमारा मेरा छोटा भाई अक्षय नरवाल 23 साल की उम्र में पूरी मेहनत कर रहा है वो भी बैठा है, राजेश धनखड़ जी भी बैठे हैं और साथी प्रदीप मेहरा भाई काफी साथियों के साथ आ रहे हैं, अन्य साथीगण भी बैठे हैं। हमको जी आपके आशीर्वाद से सिर्फ एक बात कहते हैं, कृषि मंत्री जी 3 दिसंबर की जो बैठक हुई थी विज्ञान भवन में, उस बैठक में हमारे सभी नेताओं ने एक एक करके आपको बताया था कानून में काला क्या है और हमने उन मीटिंगों की वीडियो रिकॉर्डिंग करा रखी है। यदि सरकार में दम है तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग पूरे देश में दिखा दे, पता लग जाएगा कि हम काला क्या है ये बता पाए थे या नहीं बता पाए थे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यदि हम नहीं बता पाए होंगे तो हमारा किसान समाज हमारा जूत मार देगा और यदि हम न बता पाए होंगे तो सरकार का पर्दाफाश हो जाएगा। 2 बातें हैं छोटी छोटी जो ये कानून अपने देश में ले आए जा रहे हैं। ये कानून 30 साल पहले अमेरिका, यूरोप, बाकी देशों में लाए गए थे, वहां के किसान बर्बाद हो गए। आज के दिन अमेरिका में हर एक किसान को 1 साल में 42 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है, इंग्लैंड में $100 बिलियन की, चाइना में $212 बिलियन की, OECD देशों में $240 बिलियन की। यदि ये कानून किसानों के फायदे के होते तो मेरे बुजुर्गों आप एक बात बताओ कि अमेरिका की सरकार अपने किसानों को 42 लाख की सब्सिडी देने पर मजबूर क्यों हो रही है? एक बात बताओ, यदि इन कानूनों से किसानों ने फायदा होया होता तो क्या 42 लाख की सब्सिडी देनी पड़ती? आप बताओ, क्या 42 लाख की सब्सिडी देनी पड़ती? क्या हमारे यहाँ पे किसानों ने मिल रहे हैं 14,000, वहां के किसानों ने मिल रहे हैं 42 लाख। और एक अंतिम बात, ये कानून 2006 में बिहार में आए थे। आज पूरे देश में ऐसा कोई राज्य नहीं है जिस बिहार के मजदूर भाई मजदूरी करने के लिए मजबूर नहीं है। तो समय बहुत ज्यादा ले लिया, क्षमा चाहूं हूं। आखिर में एक बार जोरदार नारे लगा दो, वक्ता भी बहुत है। और जो अंत में फिर एक बार ये बात कहूंगा, भाई रवि आजाद ने जो ये पूरा एक बीड़ा उठाया है, भाई का पूरा सहयोग करो, समर्थन करो। आपका बेटा है, आपका भाई है, आप इसमें मजबूत करोगे तो यो उतनी है मजबूती है, आपकी आवाज आके जाकर बुलंद करना होगा। किसान एकता, दोनों हाथ ऊपर करके साइड वाले किनारे लगाओ कि आपकी मनाई नहीं है। किसान एकता, मोदी सरकार, जेपी दलाल, जेपी दलाल, कृषि मंत्री, खट्टर सरकार, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान।
मातृ शक्ति मातृ शक्ति जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद भाई कोई गलत बात कह दी हो